हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आते हैं समरूप त्रिभुज में। इसमें आपको थ्योरम 6.3 से है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं कि आखिर समरूप कहते हैं किसको। देखिए, एक समरूप होता है, एक सर्वांगसम होता है। तो सर्वांगसम होता है जिसका रूप और आकार दोनों समान रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। जैसे देखिए, अगर हम एक वर्गाकार रूम है, बड़ा रहे या छोटा रहे, तो अगर बड़ा भी है या छोटा भी है तो उसको क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। जैसे देखिए, ये वर्गाकार रूम है, एक यहाँ पे वर्गाकार रूम है, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। समरूप बोल सकते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम में होता है कि रूप और आकार दोनों क्या रहे? समान रहे। तो क्लियर है यहाँ पे सर्वांगसम और समरूप में। सर्वांगसम जो था 9th क्लास में पढ़ना था, 10th क्लास में समरूप पढ़ना है। तो लेकिन सर्वांगसम अगर आप अच्छा से तरीके से पढ़े होंगे तो समरूप भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैथ की भाषा में समरूप किसको कहेंगे? यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तथा संगत कोण समान हो तो उसी को क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तथा संगत कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो कहेंगे जिसका रूप समान रहेगा उसको समरूप कहेंगे। लेकिन मैथ ऐसे मानता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तथा संगत कोण समान हो तो दोनों क्या होता है? दोनों त्रिभुज समरूप कहलाती है। क्लियर है? जैसे त्रिभुज बना हुआ है ए, बी और सी, और एक त्रिभुज है डी, ई और एफ। देखिए, देखने में समान लग रहा है लेकिन आकार में बड़ा छोटा है। अगर आकार भी समान हो जाता तो ये क्या हो जाता? सर्वांगसम हो जाता। तो ये दोनों त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए, जिसमें कोण ए बराबर दिया हुआ है कोण डी, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री है, ये है 55 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 75 डिग्री। यहाँ भी मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री, ये 55 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा? 75 डिग्री, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए, तो 105 सही है। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। और इसमें अनुपात भी बराबर है, ए बी बटा डी बराबर ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। देखिए, अभी मान लेते हैं इसको कि इतना चीज है कि कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, कोण सी बराबर एफ है, और ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ दिया हुआ है। दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान है और दो त्रिभुजों का संगत कोण भी क्या है? बराबर है, तो उसी को क्या कहेंगे? समरूप बोलेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी। अगर यहां से चल रहे हैं ये बराबर वाला, 50 के बाद 75 पे आए हैं, तो ए बी सी, तो 50 के बाद 75 पे आएंगे, डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी समरूप है। देखिए, समरूप का सिंबल ऐसे होता है। समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ। तो आपको अगर इसको आप घुमाइएगा तो इसको भी घुमाना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ। तो क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम संगत कोण किसे कहेंगे, संगत भुजा किसे कहेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यदि दो त्रिभुजों में समान भुजाओं के सम्मुख कोण संगत कोण कहलाती है। देखिए, बेसिक चीज अगर आप जानिएगा उसके बाद आप बढ़िएगा तो एकदम आसान लगेगा। तो दो त्रिभुजों में समान भुजाओं के समूह कोण क्या कहलाती है? संगत कोण कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज बना लेते हैं। दो त्रिभुज बन गया, ए बी सी, डी ई और एफ। 4 5 6, मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। इसमें यहाँ पे मानते हैं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये
6 सेंटीमीटर। तो देखिए समान भुजाओं के समूह कोण, तो देखिएगा समान भुजा कौन है, अगर ए बी है तो यहाँ पे डीएफ है, ए बी और डीएफ क्या है, समान भुजा है। तो इसका समूह कौन कौन हो गया, सी, इसका समूह कौन कौन हो गया, ई। तो हम बोल सकते हैं कि कोण सी और कोण, यहाँ पे 6 के सामने सी है और यहाँ पे 6 के सामने क्या है, ई है। ये दोनों कोण सी और कोण ई क्या है, संगत कोण है। संगत कोण मतलब कोण सी का संगत कोण हो गया कोण ई, या बोल सकते हैं कोण ई का संगत कोण हो गया कोण सी। दूसरा, अब यहाँ पे 4 पे चलेंगे। 4 के सामने की कोण समूह कोण माने सम्मुख माने सामने, तो बीसी, बीसी के सामने कौन बन रहा है, ए। तो 4 यहाँ पे डी के सामने कौन है, एफ। तो हम बोल सकते हैं कि कोण ए और कोण एफ क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। क्लियर है। तीसरा, अब देखिए 5 के सामने कौन है, कोण बी, और कोण बी हो गया, इसके सामने कौन है, कोण डी, ये क्या हो गया, संगत कोण हो गया। तो संगत कोण समझ गए हैं, मतलब समान भुजाओं के समूह कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो 6 के सामने सी और यहाँ पे 6 के सामने ई, तो ये दोनों संगत कोण हो गया। 4 के सामने ए हो गया और 4 के सामने एफ हो गया, तो ए और एफ हो गया। और यहाँ पे 5 के सामने बी हो गया, तो यहाँ 5 के सामने डी हो गया। तो क्लियर है यहाँ पे। आगे चलते हैं, संगत भुजा। यदि दो त्रिभुजों में समान कोणों के मुख्य भुजा संगत भुजा कहलाती है। समान कोण के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, संगत भुजा कहलाएगी। इसका इधा यहां पे समझ लेते हैं। ए बी सी डी ई और एफ, यहां पे मान लेते हैं कि ये 50 है, ये 55 है, ये 75 हो गया ना, ये 75 डिग्री है। यहाँ पे 75 मान लेते हैं, ये 55 हो गया और ये 50 हो गया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे समान कोणों के सम्मुख भुजा, तो समान कोण यहाँ पे क्या है, 50, आई में क्या है 50, तो 50 के सामने कौन है, बीसी, ये 50 के सामने क्या है, ई एफ। तो बीसी और ई एफ क्या हो गया, संगत भुजा हो गया, संगत भुजा। दूसरा, 55 के सामने क्या है, एसी, और 55 के सामने क्या है, डीई। एसी और डीई क्या हो गया, संगत भुजा हो गया। तीसरा, देखिए 75 के सामने क्या है, एफ बी, और 75 के सामने क्या है, डीएफ। ए बी और डीएफ क्या हो गया, संगत भुजा हो गया। तो देखिए अब ये समझ में आ रहा होगा कि संगत भुजा किसको कहते हैं, संगत कोण किसको कहते हैं। तो अगर समान कोण रहेगा, समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या होगा, संगत भुजा होगा। समान भुजाओं के समूह कोण क्या होगा, संगत कोण होगा। तो क्लियर है यहाँ पे। इसमें और थोड़ा सा बेसिक है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। समरूप बहुभुज, सिमिलर पॉलीगॉन्स, समान संख्या के भुजा वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि सभी संगत कोण समान तथा संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। समान संख्या के भुजा वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि सभी संगत कोण समान तथा संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। देखिए इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेते हैं। देखिए अब समरूप कैसे कैसे हो सकता है त्रिभुज, ये तो आप पढ़ लिए कि त्रिभुज समरूप कब होगा, जब संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और सभी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर सभी संगत कोण समान रहेगा तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं, इसको सिद्ध करना है। यदि त्रिभुजों का
में अगर कोण बराबर रहेगा तो भी क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है? पहला यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो एंगल 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 से क्या हो जाएगा, समरूप होते हैं। मतलब यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो, मतलब समान कोण है, तो भी क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। दूसरा, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब साइड साइड और साइड। तीसरा, यदि दो त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात समान हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो साइड एंगल साइड। आपको 3 गो समरूप सिद्ध करने के लिए रहेगा। कोण समान हो, यदि भुजाओं का अनुपात समान हो, और दो भुजाओं का अनुपात समान हो और उसके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्लियर है यहां तक? सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं। यदि आकार और रूप समान हो। देखिए यहाँ पे आपको इतना बात है, आपको ध्यान रखना है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं। मतलब अगर आप सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो सभी क्या होगा, समरूप होगा। और सर्वांगसम का क्या कंडीशन है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सर्वांगसम कैसे होगा? तो देखिए, सर्वांगसम होने का शर्त है अगर उसमें भी साइड एंगल साइड, यदि दो भुजा बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। एंगल साइड एंगल, यदि दो कोण बराबर हो, उनके बीच का भुजा बराबर हो तो क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। एंगल एंगल साइड, यदि दो कोण बराबर हो और यदि दो कोण बराबर हो और एक क्या हो, भुजा भी बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। साइड साइड और साइड, और एक है आर एच एस। तो सर्वांगसम होने का शर्त इतना है, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड 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 और आर एच एस, राइट हाइपोटेनस साइड। तो ये सर्वांगसम होने का शर्त है। ये समरूप अगर रहेगा तो क्या क्या बराबर होते हैं, कैसे समरूप होते हैं, इसके बारे में जान गए। बाकी अगले क्लास में हम थ्योरम 6.3 को सिद्ध करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।